छुट्टियों के मूड माहौल के बीच इस साल के आखिरी हफ्ते की सुस्त और हल्की धीमी शुरुआत के हैं आसार, लेकिन उसके बाद के एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और हफ्ते की शुरुआत है, आखिरी हफ्ता इस साल का, मंथली एक्सपायरी है, एनुअल एक्सपायरी है, तो ढेरों चीज़ें हैं जहां पर अनिल सर से उनकी राय लेनी है और ऑफ कोर्स तैयारी भी करनी है। बताएं सर, आज के लिए ट्रिगर्स कौन से हैं? ट्रिगर्स में दीप एक चीज बताने के पहले ये कि आज से हम एक नियम बनाएं कि इस हफ्ते के लिए कि कौन कौन से बाजार खुले हैं वो बताया जाए, बजाय इसके कि कौन कौन से बंद है, क्योंकि बंद वाली लिस्ट ज्यादा है, खुली वाली कम है। 24 को भी आपने देखा, माफ कीजिएगा 23 तारीख को भी, शुक्रवार को कई सारे बाजार बंद थे, लेकिन आज भी काफ़ी कुछ बाजार बंद हैं, लेकिन जो खुले हैं उनके संकेत एक बार जरा आप पढ़ लें। ग्लोबल संकेत सुस्ती के, क्योंकि शुक्रवार को 24 तारीख को अमेरिका बंद था और बाकी कई सारे बाजार बंद थे। आज भी ब्रिटेन और उसके साथ ही कई सारे बड़े बाजार बंद हैं, तो काफ़ी बाजार आज भी बंद हैं, उन पर नज़र रखिए। आरबीएल बैंक में टॉप मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव होता दिख रहा है, साथ ही आरबीआई की तरफ से उनके प्रतिनिधि भी बोर्ड में शामिल हो रहे हैं, नया मैनेजमेंट ले रहा है, और ढेर सारी खबरों के बीच में आज इसका पूरा विश्लेषण भी करेंगे। एक और नया खिलाड़ी, छोटी कंपनी, बाजार में उतरने को तैयार है। जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला था इस इशू को। एचपी एडेसिव्स आज होगी लिस्टिंग, 274 रुपये की इशू प्राइस वाला मामला, ये है आज लिस्टिंग की तैयारी। और कोरोना को लेकर ढेर सारी खबरें, ढेर सारा एक्शन। प्रधानमंत्री मोदी ने भी राष्ट्र के नाम संदेश दिया। उसके अलावा देश दुनिया भर में कोरोना और ओमिक्रॉन को लेकर सारे डेवलपमेंट्स और उसका असर, ये सारा आज है बाजार के लिए एक बड़ा ट्रिगर। बिल्कुल सर, तो भरपूर एक्शन रहा है, हालांकि ऑफ कोर्स खबरों के लिहाज से उतना वो नहीं है, बट फिर भी काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। और एक बार जरा ये ग्लोबल संकेतों को देख लेते हैं सर, और स्पेशली जो कोरोना का एक्शन है। 6000 फ्लाइट्स कैंसिल हुए हैं सर क्रिसमस वीकेंड पर, क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस की वजह से काफ़ी फ्लाइट्स को परेशानियां हैं, काफ़ी देशों को परेशानी आ रही हैं। बट इसके बीच हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ की खबरें आ रही हैं ओमिक्रॉन को लेकर। रिकॉर्ड मामले आ रहे हैं, बट साथ ही हॉस्पिटलाइजेशन कम है, और कहीं कहीं जगह तो अब मामले भी थोड़े कंट्रोल में आ रहे हैं। बिल्कुल। तो दीप, कोरोना और ओमिक्रॉन को लेकर जैसे आप देखना चाहें वैसे देख सकते हैं, दोनों तरह की खबरें, अच्छी भी और बुरी भी। चलिए पहले जो आपको डराने वाली खबरें उनकी बात कर लें कि 6000 फ्लाइट्स कैंसिल होना अपने आप में बड़ी बात है, और स्पेशली हॉलीडे सीजन में। तो आप समझ सकते हैं कि कितने यात्री जो छुट्टियां मनाने के लिए एक से दूसरी जगह गए हुए हैं, उन्हें किस तरह की तकलीफें हो सकती है, आप सोच नहीं सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो जाए, आप कहीं फ्रैंकफर्ट में बैठे हैं, या फिर कहीं आप दुबई में हैं, या किसी और एयरपोर्ट पर हैं, और फिर इंतज़ार करें अब नई फ़्लाइट कब आएगी, कौन सी होगी, क्या होगी, और आपको वक्त बिताना पड़े। तो वो जो समस्याएं हैं, बिल्कुल वो आप इमेजिन ही कर सकते हैं, एक्सपीरियंस ना करें तो बेहतर है। सो रेस्ट्रिक्शंस बढ़ रहे हैं जी। नए साल के जश्न पर लगभग सब जगह कमी तो हो ही रही है, अगर रोक नहीं भी हो रही है तो वो दूसरी चीज़ है। हमारे यहाँ मुंबई में आप देखिए, नए साल के सारे जश्न पर रोक लग चुकी है, और बाकी जगह भी नाइट कर्फ्यू लगभग सब राज्यों में लग रहे हैं 9 से। वो अलग बात है, लोगों का एक वो क्या कहना चाहिए कि लॉजिक है जी, क्या कोरोना रात को ही फैलता है 9 बजे बाद और सुबह नहीं फैलता, और वो भी तब कि जब सर्दियों के मौसम में लोग कम निकलते हैं। बट ठीक है, सोच है, क्योंकि आमतौर पर लोग पार्टी वार्टी करने के लिए रात को इकट्ठा होते हैं, तो शायद ये वजह है कि नाइट कर्फ्यू लगाए जाते हैं। तो ये रेस्ट्रिक्शंस बढ़ रहे हैं, रेस्ट्रिक्शंस दुनिया भर में बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि वो थोड़ा डर, थोड़ा खतरा तो आपके लिए, या थोड़ी टेंशन तो पैदा करते हैं कि इकोनॉमिक रिकवरी जो आपकी हुई है उस पर थोड़े समय के लिए ब्रेक तो लग सकता है जी। ये कुछ नेगेटिव है, लेकिन इन नेगेटिव्स के साथ साथ कुछ और खबरें भी है जो पॉजिटिव साइड पर है, और वो ज़्यादा हैं जी, ज़्यादा पॉजिटिव है। पहली चीज़ तो एक प्रधानमंत्री ने इस वीकेंड पर कहा भी है कि अब बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन शुरू किया जा रहा है, नए साल की शुरुआत में ही बूस्टर डोज आ रहे हैं। सो ओवरऑल आपके लिए इम्यूनिटी के लिहाज से और कोरोना के खतरे के लिहाज से चिंताएं थोड़ी कम हो जाती है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो जिस तरह के रेस्ट्रिक्शंस में हम जिए हैं पहले और दूसरे दौर में, उस हिसाब से तो अभी भी कुछ भी नहीं, अभी भी नहीं के बराबर है। सो उस नहीं के बराबर रेस्ट्रिक्शंस में भी आप देखिए कि जिस तरह से ओमिक्रॉन फैल रहा है, डर की बात कम है। दूसरी बात यह है कि जहां से शुरू हुआ साउथ अफ्रीका में, अफ्रीका में केसेस अब लगातार कम हो रहे हैं। तो जहाँ से ओरिजिन हुआ वो एक अच्छी खबर है कि जहाँ से शुरू हुआ, मेरे ख्याल से हो सकता है, अगर मुझे पता नहीं, मैं एक्सपर्ट भी नहीं, लेकिन हो सकता है यूरोप में या जिन दूसरे देशों में फैल रहा है
वहाँ पर डर कम है, लापरवाही थोड़ी सी ज़्यादा है। और उसकी वजह एक और है कि जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो ये कह रही कि 70 से 80% केसेज ऐसे हैं जहाँ आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं। तो डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले में ये बहुत कम खतरनाक है। डेथ रेट बहुत ही कम है, नहीं के बराबर। जो डेथ रेट का आंकड़ा है वो भी 50 से 90 साल की उम्र के बीच के आए। सेकंड जो कोरोना का वेरिएंट आया था, डेल्टा वेरिएंट, उसमें सबसे बड़ी समस्या ये आई थी कि 30 से 50 साल के लोगों में, जो जनरली आपकी फैमिली के अर्निंग मेंबर होते हैं, जो यंग पॉपुलेशन होती है, उस पर सबसे ज़्यादा अटैक हुआ था और वो वहाँ सबसे ज़्यादा डेथ हुई थी। तो उस लिहाज से एक डेथ रेट कम है, हॉस्पिटलाइजेशन रेट कम है, और है तो भी हायर साइड एज पे जो है जिनके और कॉम्प्लिकेशंस भी कुछ हो सकते हैं। सो मेरा ये समझना है कि इतना डरने की भी जरूरत नहीं, लेकिन हाँ, प्रिकॉशंस के तौर पर अगर सरकारें कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा रही हैं, लगाएंगी, बढ़ाएंगी, तो फिर थोड़ी सी चिंता आपके लिए हो सकती है। इन सबको देखते हुए आपके लिए अपसाइड लिमिटेड है बाजार के एंगल से देखें तो, और थोड़ी डाउन साइड बन सकती है, लेकिन डाउन साइड में भी आपको ये पता है कि ये परमानेंट चीज नहीं है। सो मेरे ख्याल से कोरोना एक तरह से आपके लिए कह सकते हैं, कभी कोई खराब खबर आ गई, एक थोड़ा नीजर रिएक्शन देगा और वापस बाजार ऊपर आ जाएगा। कभी कोई अच्छी खबर आई, एकदम से बढ़ेगा, फिर वापस बाजार नीचे आ जाएगा। तो मुझे लगता है न्यूट्रल सा है, कोई ऐसा बहुत बड़ा ओमिक्रॉन की वजह से बाजार में बड़ा ऊपर या नीचे का मुंह आ जाए, इसकी संभावना कम है। दूसरी बात, जो रेस्ट्रिक्शंस हो रहे हैं वो इस वजह से भी हो रहे हैं, क्रिसमस और न्यू ईयर ये वो समय है जहाँ सेलिब्रेशंस होते हैं, भीड़ भाड़ होती है, लोग मिलते हैं। अगर शायद ये वक्त नहीं होता, कोई और वक्त होता, तो शायद सरकारें, चाहे हमारे यहाँ की हो चाहे बाहर की हो, दुनिया भर की, वो इतने रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाती। तो इस समय रेस्ट्रिक्शंस लगाना एक तरह से शायद ठीक हो सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर सब कुछ ठीक रहा और अफ्रीका के ट्रेंड को हम फॉलो करें, तो हो सकता है 15 जनवरी के बाद हमें चिंता न करनी पड़े। चलिए, थोड़ा समय है, बट एटलीस्ट अच्छी खबर है कि कंट्रोल में आ रहा है। पर ये आपने इंटरेस्टिंग बात करी कि इसका जो बाजार पर इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि आखिरी हफ्ता है साल का और अब तक का जो डेटा है, हमने फ्राइडे को इंडियन मार्केट डेटा भी कहा कि ऑन एवरेज आधे से 1-1.5% तक की गेन्स आपको आती हुई दिखती हैं। यूएस का 90 साल का डेटा देखें तो 80% बार ऐसा हुआ है जब बाजार पॉजिटिव रहे हैं, 1 से 1.5% की गेन्स यूएस मार्केट में भी आती है। तो उसको इसके साथ कोरिलेट करके देखें तो फिर इस हफ्ते कैसा एक्शन रह सकता है, क्योंकि वॉल्यूम्स में गिरावट तो जरूर होगी। दीप, 1 से 1.5% यानी कितना, 250-300 पॉइंट निफ्टी, वही है 16,700 16,800 के नीचे नहीं जाएंगे, 17,200 17,300 के ऊपर नहीं जाएंगे, तो वही रेंज बाउंड ही हुआ। बैंक निफ्टी नीचे में 33,900 34,000 हो जाएगा, ऊपर में 35,200 35,300 400 हो जाएगा। तो बेसिकली बजाय हम अगर खुश होना है तो हम कह सकते हैं 80% चांसेस बाजार ऊपर जाता है। हमारे भी 6 में से 5 साल ऊपर गया है पिछले 6 साल में, है ना। आखिरी हफ्ते में हमने शुक्रवार को रिसर्च रखी थी आपके सामने। बिल्कुल। तो खुश होने के लिए कि गिरेंगे नहीं, और बाकी 1-1.5% की मूवमेंट कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं है। सो सिर्फ कंफर्ट यही कि, लेकिन एक चीज़ और ध्यान में रखनी जरूरी कि ये जो 1-1.5% की मूवमेंट चाहे अमेरिका में आती हो चाहे हमारे यहाँ आती हो, ये नॉन कोविड पीरियड में आई हुई वही बात है ना। तो नॉन, जहाँ कोविड ये पहली बार और फिर से रेस्ट्रिक्शंस वाला डर है। तो डेटा अपनी जगह ठीक है कंफर्ट देने के लिए, कॉन्फिडेंस देने के लिए, लेकिन देखते हैं जैसा बाजार आएगा वैसा करेंगे। बट यही है कि पार्टिसिपेशन कम है, वॉल्यूम्स आमतौर पर 30-40% कम हो जाते हैं, लोग छुट्टियों पर ज़्यादा रहते हैं, एक्शन कम होता है। इस बार तो रिवेंज टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा है, लोग फंसे हुए थे, अटके हुए थे, तो लोगों को जाना ही है, निकलना ही है। आप तो ये शायद एक्सपीरियंस नहीं करते होंगे, लेकिन बाकी जो फैमिली वाले लोग हैं उनको बहुत प्रेशर भी आता है कि भाई चलो कहीं तो कहीं तो चलो, कहीं तो बाहर निकलो। लेकिन वहाँ ठीक है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से बड़े मुंह नहीं आएंगे, ये हम सोच सकते हैं कि 1-1.5% 2%, 200-300 पॉइंट निफ्टी ऊपर नीचे हो जाए, 500-700 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर नीचे हो जाए, बस उतना ही है। ठीक है सर। वैसे एनुअल क्लोजिंग भी है, मंथली एक्सपायरी भी है, तो वो भी फैक्टर्स रहेंगे जहाँ पर। ठीक है, तो ये तो रही बाजार की मूड माहौल की बात, और एसजीएक्स निफ्टी भी थोड़ा निचले स्तर से रिकवर हुआ है। पर एक बड़ा फैक्टर सर आज के लिए खबरों के लिहाज से आरबीएल बैंक, ये बड़ा डेवलपमेंट हुआ है सर, और आउट ऑफ द ब्लू एमडी एंड सीईओ को छुट्टी पर जाना पड़ा, आरबीआई ने एडिशनल डायरेक्टर को नियुक्त किया, कॉन कॉल आई, और भी काफी सारी खबरें आ रही हैं। कैसे देखें इसे? मुझे लगता है स्टॉक थोड़े संकेत पहले से दे रहा था। आप देखिए 210 215 वाला स्टॉक आपका गिर के 160 170 के, मुझे एग्जैक्ट प्राइस तो याद नहीं है, लेकिन 160 170 के आसपास आरबीएल बैंक आ चुका है। तो इसका मतलब ये कि हाँ 172, इसका मतलब ये कि कुछ तो शायद अंदाजा रहा होगा लोगों को कि इस तरह की खबरें आ सकती है। अब क्या हुआ है वो समझिए। विश्ववीर आहूजा जिन्होंने इस बैंक की शुरुआत की थी, उन्हें छुट्टी पर भेजा गया है, या वो छुट्टी पर गए, जो भी समझ लीजिए। और
अब एक तरह से कहने के लिए कहा जा रहा है कि ये सक्सेशन प्लान का हिस्सा है और राजीव आहूजा साहब भले वो दोनों रिलेशन में ना हो लेकिन वो भी एक मैनेजमेंट के शुरू से पार्ट रहे हैं और अब वो बैंक की कमान संभालेंगे। आरबीआई ने अपने एक नॉमिनी को नियुक्त किया है, योगेश दयाल साहब हैं, वो अब इनके बोर्ड पर रहेंगे 2 साल के लिए। और आरबीआई का भी ये कहना है, अच्छी चीज़ें हैं कि आरबीआई का कहना है कि बैंक में कोई समस्या नहीं है। अच्छी बात यह कि राजीव आहूजा साहब ने कल कॉन्फ्रेंस कॉल करके सबको बताया कि बैंक में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पर्याप्त है, लिक्विडिटी पर्याप्त है, अगर डिपॉजिट होल्डर्स कोई डिपॉजिट मांगने आएंगे तो पैसा है, एनपीए काबू में आएंगे, ये क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे रहें, अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स और अच्छे रहेंगे। तो उन्होंने अपने हिसाब से शांत करने की कोशिश की है लोगों को। लेकिन वही वाली बात है कि इस तरह के चेंज ऑफ मैनेजमेंट होते तो स्टॉक का थोड़ा रिएक्शन शार्प होता ही है। तो एक बार के लिए नी जर्क रिएक्शन आ सकता है। अब वो 10%, 15% या 20% कितना गिरता है वो मेरे लिए कहना मुश्किल है, लेकिन गिरेगा ये बात पक्की। लेकिन उसके अलावा दूसरी जो मीडिया रिपोर्ट्स चल रही हैं, मुझे नहीं पता वो सही हैं या गलत हैं, न हमारे पास में है कि राकेश झुंझुनवाला साहब का नाम आ रहा है, आर.के. दमानी साहब का नाम आ रहा है कि वो बैंक में स्टेक खरीदना चाहते हैं, उन्होंने आरबीआई को अप्रोच किया। कितनी सही कितनी गलत है पता नहीं, फ्रेंकली मैं कह रहा हूँ। और दूसरा है कि अगर वो अप्रोच किया है, पहली बात किया है या नहीं किया पता नहीं, किया है तो आरबीआई का स्टैंस क्या होगा कि आरबीआई वाकई में इन लोगों को बैंक की कमान देगा, क्योंकि आरबीआई आजकल लाइसेंस देने के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। तो ऐसी क्या वजह है कि जो नॉन बैंकिंग बैकग्राउंड वाले लोगों को लाइसेंस दे, और अगर वाकई में कि बैंक को रिवाइव करना है या उन्हें लगता है कि पैसा आने से बैंक में थोड़ी और मुश्किलें कम होंगी या बैंक ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएगा, आई डोंट नो क्या स्टैंड होता है। पहली चीज़ तो है कि उन्होंने अप्लाई भी किया है कि यानी वो पता नहीं किया है, तो आरबीआई का स्टैंड क्या वो लंबी कहानी है। लेकिन आज के लिए जो आपको जिन चीज़ों से निपटना है वो है ये सारी खबरें ये है कि टॉप मैनेजमेंट जो शुरू से बैंक के साथ में वो बैंक से एग्जिट कर रहे हैं, नया मैनेजमेंट आ रहा है। तो इस ट्रांजिशन पीरियड में कितने फंड्स का, कितने इन्वेस्टर्स का भरोसा राजीव आहूजा साहब पर है और कितना भरोसा आरबीआई के कहने पर है। सो आई एम श्योर पिछले कुछ एक्सपीरियंस से आरबीआई प्रोएक्टिवली कदम उठा रहा है। देखिए कई बार ये होता है कि आप रेगुलेटर को कहते हैं कि आपने समय से पहले नहीं किया, कई बार ये कहते हैं समय से पहले करने पर कहते हैं कि आप पैनिक कर रहे हैं। अब मतलब रेगुलेटर का भी हाल ऐसा है, कुछ भी करे सवाल तो उठेंगे, सवाल उठ ही सकता है, सुनना पड़ ही सकता है ना, वैसा हाल है। सो आई थिंक इस केस में आरबीआई ने शायद भले इनडायरेक्टली ये कहा कि समय रहते हुए हम मैनेजमेंट चेंज कर दें, क्योंकि आज तो बैंक की सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक अच्छा वीकेंड पर कई लोगों के, मेरे दोस्तों के फ़ोन भी आए कि हमारे आरबीएल बैंक में डिपॉजिट्स हैं वगैरह, क्या करना चाहिए। मुझे नहीं लगता आपको कहीं कोई पैनिक करने की ज़रूरत है कि लाइन लगाकर आप एटीएम के बाहर पैसे निकालें या अपने डिपॉजिट्स हैं तो आपको लगता है कि निकाल लेने चाहिए। ऐसी कोई समस्या नहीं होने वाली है। और आप सोचिए पिछले कई सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, आरबीएल से बड़े बैंक्स हैं, वो अगर बस्ट नहीं हुए, वो आज काम कर रहे हैं, तो आरबीएल में उस लेवल की समस्या नहीं है। इन्वेस्टर्स के लिए ठीक है, शॉर्ट टर्म पेन हो सकता है, लॉन्ग टर्म क्या होगा इस बात पर डिपेंड करेगा। इसके लिए 2 चीज़ें हैं जो ध्यान में रखने वाली। पहली कि राजीव आहूजा साहब बैंक को कितना अच्छे तरीके से चला पाते हैं और आरबीआई का कितना ज़्यादा सपोर्ट रहता है, और वाकई में बैंक की बैलेंस शीट वही है जो दिख रही है। दूसरी, क्या वाकई में कुछ बड़े इन्वेस्टर आ पाते हैं जिसकी चर्चाएं चल रही है, और क्या आरबीआई उन्हें आने देता है। ये 2 चीज़ें। सो आज गैप से खुलने के बाद ज़्यादा आपके पास करने को कुछ रहेगा नहीं। सो हाँ, सो आई डोंट नो, खबरें अगर सही हुई तो स्टॉक रिकवर हो जाए, सही नहीं हुई तो और गिर जाए। सो कई बार ये होता है कि आप कुछ भी करें गलत पड़ते हैं। आज आरबीएल बैंक के लिए वही दिन है, आप बाय करें, सेल करें, होल्ड करें, तीनों केस में गलत पड़ने की संभावनाएं ज़्यादा है, तो बेटर है कुछ ना करें, स्टे ऑन द साइड लाइन। क्या कर सकते हैं, मतलब ऐसी सिचुएशन में आप कुछ करने लायक है नहीं। हाँ, डिपॉजिट होल्डर्स हैं, जो अकाउंट होल्डर्स हैं, उन्हें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। चलिए, तो फिर आज का फोकस आरबीएल बैंक, इस पर भी रहेगी हमारी नजर और बाजार की भी नजर है। आइए सर, फिर आज का सेटअप भी समझें आपके साथ, बताएं कौन से संकेतों पर आपकी नजर है। फॉर ए चेंज दीप, जब छुट्टियों के वक्त अगर कोई आदमी काम करवाता है तो उसका अंजाम क्या होता है वो आज के संकेतों में देख सकते हैं। सिर्फ एक छोड़ दें, ट्रेंड जो नेगेटिव है, बाकी सारे संकेत न्यूट्रल है, सारे संकेत न्यूट्रल है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ग्लोबल न्यूट्रल है, एफआईज न्यूट्रल है, डीआईज न्यूट्रल है, ट्रेंड एफएनओ न्यूट्रल है, सेंटीमेंट न्यूट्रल है और ट्रेंड न्यूट्रल है। ये सारे आज के संकेत न्यूट्रल हैं। अब आइए आपको बड़े जोन बता दूं। निफ्टी 16,890, 16,915 दिन के लिए पहला सपोर्ट जोन है, यहाँ खुलकर होल्ड करने की कोशिश करेंगे। 16,775, 16,840 स्ट्रॉन्ग बाय जोन निकल कर आता है अगर वहाँ पहुँचे तो। 17,075, 17,115 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज, 17,150, 17,225 स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग जोन अगर वहाँ पर
पहुंचता है बाजार तो। ये निफ्टी हो गया। बैंक निफ्टी 34,400 34,600 दिन के लिए सपोर्ट जोन का काम करेगा। इसके नीचे 33,900 34,050 अगर पहुंचे तो ये स्ट्रॉन्ग बाय जोन होगा। आगे बहुत दूर है। ऊपर 35,025 35,125 डे हायर जोन है और 35,225 35,325 प्रॉफिट बुकिंग जोन मानकर चलें। अब जहाँ तक आरबीएल बैंक का सवाल है, अगर आरबीएल बैंक 10% या 15% या 20% या 5% गिरता है तो क्या वो बैंक निफ्टी का मूड बिगाड़ सकता है, क्या बैंकिंग शेयरों का बिगाड़ सकता है? तो मेरा ये समझना है, क्योंकि बैंक निफ्टी में हमने देखा है कि आरबीएल बैंक के लिए बैंक निफ्टी में महज 0.1 से 1% के आसपास का वेटेज है। तो आरबीएल बैंक का वेटेज ही बहुत कम है। यस सर। तो इसलिए दिक्कत नहीं पड़ती। हाँ, आरबीएल बैंक की वजह से कुछ कमजोर क्वालिटी के बैंक जिन्हें बाजार मानता है कमजोर क्वालिटी के, वो स्टॉक्स जरूर थोड़ा करेक्शन दिखा सकते हैं, बट बैंक निफ्टी पे इसका इंपैक्ट लिमिटेड है, नहीं के बराबर है। बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक में सबसे कम वेटेज वाला ही आरबीएल बैंक है। और सिर्फ अगर बैंक निफ्टी की वैल्यू 100 है तो आरबीएल बैंक का उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन खाली पौन है, एक से कम है, 1 पॉइंट है। 100 के सामने 1 पॉइंट भी नहीं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए मूड न बिगाड़े, मुंह न चढ़ाएं कि आरबीएल की वजह से बैंक निफ्टी गिरेगा। इसको गिरना होगा तो वैसे ही गिर जाएगा, वो अलग बात है, और वैसे भी कमजोर है, 35,000 के नीचे बंद हुआ है। आरबीएल की वजह से नहीं गिरेगा, ये बात पक्की है। ठीक है, तो घबराइए नहीं, आरबीएल की तरफ से बैंक निफ्टी पर इतना इंपैक्ट नहीं है। सेंटिमेंट ऑफ कोर्स वो अलग चीज रहेगी। ये तो रही बड़ी लेवल्स की बात। ट्रेडिंग रेंज फिर कैसे निकल कर आएगी सर आज? 16,890 17,075 दिन के लिए छोटी ट्रेडिंग रेंज है। 16,825 17,115 दिन की मीडियम रेंज है और 16,775 17,150 ये दिन की बड़ी रेंज के तौर पर लेकर चले दीप आप, स्पेशली जब आप अगर थोड़ा गैप से खुलते हैं 50 एक पॉइंट 35-50 पॉइंट नीचे। बैंक निफ्टी 34,600 35,025 दिन की छोटी रेंज, 34,400 35,125 दिन की मीडियम रेंज और 34,025 35,225 दिन की बड़ी रेंज। 34,400 के नीचे सीधा 300-400 पॉइंट फ्री फॉल दिखता है। लेवल बीच में है नहीं, अगर आज बनाए तो अलग बात है, अभी तो नहीं है। ठीक है, क्लियर है। तो ये रही ट्रेडिंग रेंज और साथ ही बड़े लेवल्स आपके लिए। अब थोड़ा डेटा भी समझाएं सर, एफआईएस की पोजीशनिंग, पीसीआर कैसे समझना है? जैसा कि छुट्टी के माहौल में होता है कि एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन में कोई बदलाव नहीं है, 66% के सामने 66% ही है, कोई बदला नहीं है कुछ भी। पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा हल्का हुआ, 1.11 से 1.0 लाइट है, कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विक्स हल्का सा 2% बढ़कर आया, उसमें भी कोई खास चिंता नहीं है। तो डेटा में कोई खास ऐसा बड़ा बदलाव है नहीं। क्लियर है सर। लॉन्ग पोजीशन अगर आपकी है, स्टॉप लॉसेस थोड़े इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं दीप। इंट्राडे का स्टॉप लॉस है 16,875। आपने 16,910 के आसपास का लो बनाया शुक्रवार को, उसके थोड़ा नीचे होता है 16,890। 15 पॉइंट की और मैंने कुशन लेकर 16,875 इंट्राडे का स्टॉप लॉस रखा है। ठीक है, यानी कि 125 पॉइंट नीचे। क्लोजिंग बेसिस पे 16,950 का स्टॉप लॉस था शुक्रवार को भी, आज भी वही है। 17,000 हम बंद कर पाए, 16,950 के नीचे इंट्राडे में गए थे लेकिन क्लोज नहीं हुए। आज भी स्टॉप लॉस 16,950 का रखना है इंट्राडे बेसिस पे, यानी 51 पॉइंट नीचे अगर बंद होता है तो फिर आपको टेंशन लेनी है कि क्या वाकई में बचे हुए समय के लिए थोड़ा आगे खतरा है। बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी सर, इंट्राडे स्टॉप लॉस दूर आ रहा है, 500 पॉइंट दूर है, 34,350 का ढंग का स्टॉप लॉस मुझे और कोई मिल नहीं रहा। आप चाहें तो 34,600 575 का रख सकते हैं, लेकिन क्या है 34,600 के नीचे आते ही वो सपोर्ट जोन में आ जाता है। 34,400 34,600 इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कि वहां अगर खुल जाते हैं तो फिर वहां पे स्टॉप लॉस देने का मतलब नहीं। तो अगर आप रख सकते हैं तो 34,350 का रखें, और अगर आपकी ताकत उतना 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस देखने की नहीं है तो फिर आप अपने हिसाब से लगाएं स्टॉप लॉस, जो भी आपको ठीक लगे। 34,700 का लगा लें, 34,600 का लगा लें, जैसा आपकी रिस्क के हिसाब से। क्लोजिंग अगर 34,600 के नीचे बंद होती है तो अब फ्रेश रिस्क है। 35,000 का हमने स्टॉप लॉस दिया था क्लोजिंग बेसिस पे, शुक्रवार को क्लिक हुआ, ट्रिगर हुआ। अगर आपने ट्रिगर कर दिया ठीक है, अब 34,600 को रखिए, 34,600 ये लॉन्ग साइड पे। अंडरस्टूड। शॉर्ट 17,150 का हाई बनाया आपने शुक्रवार को 155 का, उसके ऊपर स्टॉप लॉस बनता है, थोड़ा सा ऊपर खींच के 17,200 रखा है सेफर साइड पर। जिनको कम रखना है 17,150 भी रख सकते हैं डे ट्रेडर्स के लिए भी। और अगर एक बार आप 16,900 आ जाते हैं तो फिर डे ट्रेडर्स अपना स्टॉप लॉस 17,075 पर भी ला सकते हैं, खींच कर नीचे 125 पॉइंट नीचे ले आए 17,075 पर, तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले। ये आपके लिए निफ्टी। बैंक निफ्टी इंट्राडे का स्टॉप लॉस थोड़ा दूर निकल कर आता है,
वो आता है इंट्राडे का छोटा रखा है 35,050 का, क्लोजिंग वाला 35,200 है स्टॉप लॉस, ये आप रखिए। अगर जिनको वाकई में बहुत लंबा और सेफ स्टॉप लॉस रखना तो यहाँ भी 500 पॉइंट ऊपर है, 35,350 का स्टॉप लॉस है जो ज़्यादा सेफ है, लेकिन इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे, लेकिन काफ़ी दूर हो जाएगा, स्पेशली अगर आप थोड़ा नीचे खुल गए तो 35,050 काफ़ी है आपके लिए स्टॉप लॉस निफ्टी, बैंक निफ्टी पर। ठीक है सर। नई पोजीशंस क्या करना है फिर? नई पोजीशन में दीप देखिए, दो तरीके हैं आज, मैंने दोनों तरह की दी है, एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए भी और वैसे भी, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट में आपको दोनों तरह के मौके मिलेंगे। तो एक तो ये कि अगर 17,075 17,150 की रेंज में निफ्टी आता है तो वहां पर आपको निफ्टी बेचना है, शॉर्ट करना है। 17,225 का स्टॉप लॉस होगा, नीचे के टारगेट जो बनेंगे 17,025 और 17,000 छोटे टारगेट हैं, 16,960 16,915 मीडियम टारगेट है और 16,890 का फाइनल टारगेट। एग्रेसिव ट्रेडर्स बेच सकते हैं निफ्टी को, सीधा स्टॉप लॉस लगाएं शुक्रवार के हाईज का जो कि 17,155 का है, वहीं पर स्टॉप लॉस लगाएं 17,150 के आसपास, शॉर्ट कर दें। 16,960 915 दो छोटे टारगेट, 890 और 840 मीडियम टारगेट और 16,775 का फाइनल टारगेट निकल कर आता है, जिसके लिए आपको करनी है बिकवाली। अब आइए खरीदारी करने वाले। खरीदने के लिए अच्छी जगह जो है वो है 16,775 से 16,825 या 16,840 तक की भी रख सकते हैं, ये अच्छी जगह है। इसको 16,840 कर दे, 16,775 16,840 की रेंज में आपको खरीदना है। 16,675 का आपका स्टॉप लॉस होगा, थोड़ा दूर का दे रहा हूँ। टारगेट 16,890 16,915 16,960 और 16,985, ये चार टारगेट है। और खरीदारी की रेंज जो है 16,775 से 16,840, इस रेंज में आपको खरीदारी करनी है। 17,000 के आसपास तक के लेवल्स वापस से बन सकते हैं। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं और निफ्टी में आपको अच्छा गैप मिल जाए और आपको एक चांस लेना है तो 16,875 के स्टॉप लॉस से आपको खरीदना है। और खरीदने के लिए अच्छा जगह जो होगा, अगर 890 से 915 की रेंज में मिल जाता है निफ्टी, तो वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। अगर मौका मिल जाए तो एक चांस लेने वाली बात है, ले भी सकते हैं। और 16,960 17,000 दो छोटे टारगेट हैं, 17,025 17,075 मीडियम टारगेट है, 17,175 17,150 फाइनल टारगेट। डन सर। तो अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए भी मौके आज होने वाले हैं। बैंक निफ्टी पर सर बिकवाली करनी है, और बिकवाली करने के लिए अच्छी रेंज जो है बैंक निफ्टी में वो 35,000 के ऊपर है। अब 35,025 पे बेचें या थोड़ा ऊपर, तो मैं ऊपर की रेंज दे रहा हूँ 35,125 35,325। बेसिकली 35,025 125 225 325, ये सारे लेवल जो बिकवाली के आपके लेवल्स निकल कर आते हैं। 35,500 आपका स्टॉप लॉस होगा, थोड़ा दूर का है। टारगेट जो बनेगा 35,025 34,975 34,875 और 34,600, इसके बीच में एक 34,700 और डाल दीजिए। 34,700 और 34,600 ये सारे टारगेट हैं बैंक निफ्टी के लिए, जिसके लिए आपको बैंक निफ्टी में बिकवाली करनी है। और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर के तौर पर बिकवाली करना चाहते हैं तो 35,050 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। अगर 35,050 पार कर लें तो शॉर्ट भी काट लें, वापस लॉन्ग भी कर लें। नीचे का टारगेट जो बनेगा आपका 34,700 34,600 दो छोटे टारगेट हैं, 34,450 34,400 मीडियम टारगेट है। इसके नीचे जाना नहीं चाहिए, खाली लिखने के लिए लिख रहा हूँ 34,050 अगर गया तो, बट चांसेस कम है, नहीं के बराबर। ये बिकवाली क्या है। अब जो लोग खरीदना चाहते हैं, खरीदने के लिए 34,400 से 34,600 की रेंज, और दीप आपको याद होगा शुक्रवार को भी हमने यही रेंज दी थी। 34,600 से ही घुमा, उसके बाद एक बार 35,000 तक भी आया। आज भी इसी रेंज का इस्तेमाल करें, 34,400 से 34,600। सबसे बढ़िया लेवल जो खरीदने का है वो 34,400 450 का है। अगर वहां आता है बहुत ही बढ़िया लेवल है। नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 34,350 का होगा। यहाँ पर भी एक ध्यान रखें, अगर 34,350 टूटता है तो न सिर्फ आपको लॉन्ग पोजीशन से निकल जाना है, बल्कि शॉर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि फिर सीधा टारगेट जो निकल कर आता है 33,900 34,025 की रेंज का आता है, जो 300-400 पॉइंट दूर का है, वहाँ जाकर सपोर्ट है। इसलिए अगर आप खरीद रहे हैं तो 34,350 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। 34,700 34,850 दो छोटे टारगेट हैं, 975 और 35,025 मीडियम टारगेट है, 35,125 35,225 फाइनल टारगेट है। क्योंकि निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी थोड़ा कमजोर ज़्यादा है। आरबीएल बैंक की भी खबर है सेंटीमेंट के लिहाज से भले ही वेटेज कम हो, इसलिए बैंक निफ्टी में बिना स्टॉप लॉस के बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन तो बनाए नहीं। ठीक है सर, अंडरस्टूड। तो सारे लेवल सारी पोजीशंस आपके सामने सर ने रख दी हैं। बैन से जी एंटरटेनमेंट बाहर आ गया है, वोडाफोन, इंडिया बुल्स हाउसिंग और एस्कॉर्ट्स अभी भी बैन में बने हुए हैं। डेटा समझाएं सर, जिस तरह से फंड्स का डेटा लग रहा है, लगता है फ्राइडे को किसी ने कुछ किया ही नहीं।
डीआईएस भी थोड़े मिसिंग इन एक्शन ही आते हुए दिखे हैं। हाँ, घरेलू फंड की तरफ से भी बड़े दिनों बाद छोटा ही सही बिकवाली का आंकड़ा आया 43 करोड़ का, लेकिन वो बहुत ही कम है तो न्यूट्रल है जी। एफआईएस की पोजीशन भी मैंने न्यूट्रल इसलिए रखी है कि 715 करोड़ की कैश में बिकवाली है, लेकिन सामने 400 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे तो नेट 300 करोड़ की बिकवाली है। 70 करोड़ के सामने इंडेक्स खरीदिए तो बहुत ही छोटे डेटा है, इसलिए दोनों 5700 करोड़ को क्या ऑप्शंस की आपको बिकवाली दिखेगी, जो कि आंकड़ा बड़ा है। लेकिन हम मंथली सीरीज की तरफ पहुंच रहे हैं तो ऑप्शंस में पोजीशन अपनी रिड्यूस कर रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट घटा है, तो मेरे ख्याल से कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें कोई खास पढ़ने की बात नहीं है। तो दोनों ही आंकड़े न्यूट्रल हैं। एफएनओ के आंकड़े भी न्यूट्रल इसलिए रखे हैं दीप के 1.11 से पुट कॉल रेशियो 11 बेसिस पॉइंट घटकर 1 पर आया है, कंफर्टेबल है। प्रीमियम लगभग खत्म हो चुकी है, निफ्टी 0 प्रीमियम पर है, बैंक निफ्टी 17 पॉइंट की प्रीमियम पर ही रह गया। जो लेवल्स आज अहम है निफ्टी पर वो है 17,000, जहां पर आप बंद हुए, मेक और ब्रेक लेवल ही है। 17,000 के पुट पर 55 लाख शेयर है और 17,000 के कॉल्स पर 39 लाख शेयर है, तो 17,000 वहीं से आपको गिरना, वहीं बंद हुए। नीचे तुरंत जो सपोर्ट निकल कर आता है वो 16,800 पर आता है। 17,000 को पार करके टिके तो 17,075 के आसपास पहली बाधा है और 17,200 को पार करना काफ़ी मुश्किल होगा, वहाँ पर कॉल राइटिंग तगड़ी है। तो बेसिकली 16,800 16,900 सपोर्ट जोन है, 17,100 17,200 रुकावट की रेंज है और 17,000 आपके लिए बीचों बीच में निर्णायक लेवल। बैंक निफ्टी 34,000 पर सपोर्ट है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 12 लाख शेयरों का, बहुत ही छोटी पोजीशन है। 35,000 पर 12 लाख शेयर हैं, 35,000 मेक और ब्रेक लेवल है, जहां से आप 150 पॉइंट ऊपर बंद हुए। तो आज अगर आप 150 पॉइंट बैंक निफ्टी पर बढ़ भी जाए तो जब तक आप 35,000 को पार नहीं करें दीप, तब तक आप तेजी ना सोचें। तेजी पहली आपको गिननी है 35,000 से, और उसकी वजह है कि 35,000 के पुट पर 11 लाख शेयर हैं, कॉल्स पर 12 लाख शेयर है, तो 35,000 के ऊपर से ही आपको तेजी सोचना है, अदरवाइज बैंक निफ्टी पर आप कमजोर ही हैं, ये मानकर चलें जी। तो 35,000 पर ही +1 आएगा। Yes. तब तक नहीं। अंडरस्टूड सर। तो चलिए, इंपॉर्टेंट लेवल्स और डेटा का विश्लेषण भी, बट जो ट्रेंड रहा है पिछले कुछ दिनों का, रोज एक नई लिस्टिंग होती है और आज मौका है HP एडहेसिव्स का। कैसे देखने हैं सर, और लिस्टिंग पर क्या स्ट्रैटेजी होगी? इशू को अच्छा रेस्पॉन्स मिला था, 21 गुना भरा था। छोटी साइज का इशू है, छोटी साइज की कंपनी है, अब तक की ग्रोथ रेट इम्प्रेसिव है, फाइनेंशियल्स ठीक है, लिस्टिंग पर गुंजाइश बनती है, इसलिए हमने कहा हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी वाले इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में पैसा लगाएं। तो मेरा ये समझना है कि करीबन 20% की प्रीमियम के 20 से 30% की प्रीमियम पर लिस्टिंग हो सकती है। 274 रुपये की इशू प्राइस थी और इसी 325 350 के आसपास आपको लिस्टिंग होती हुई दिख सकती है। 325 से 375 रुपए की रेंज में लिस्टिंग हो सकती है। छोटी प्राइस के आईपीओ में एक जो चीज़ है, वैसे तो अलॉटमेंट कम ही मिले होंगे, लेकिन जिन्हें मिले हैं वो इशू प्राइस का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करें, क्योंकि कभी कभी इन छोटी प्राइस की इशू में आपको बड़े गेंस मिल जाते हैं। तो अगर आपको लगा है, और या अगर आप लिस्टिंग पर खरीदना चाहते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस 274 है। सपोज लिस्टिंग बहुत मार्केट के मूड माहौल के साथ लिस्टिंग अगर बहुत दमदार ना हो तो, और आपको आईपीओ में अलॉटमेंट ना मिले हो, तो आप खरीद भी सकते हैं। अगर 300-325 रुपए की रेंज में मिले तो वहाँ खरीदने का मौका बन सकता है। स्टॉप लॉस आपका इशू प्राइस है, सिंपल सी बात है बस। चाहे आपके पास अलॉटमेंट लगे हैं, चाहे आप फ्रेश खरीदारी कर रहे हैं, और उसके बाद अपसाइड के लिए आप इसको ट्रेल करते चले, 25-25 रुपये ट्रेल करते चले, ज़्यादा बढ़िया है। तो मेरे ख्याल से जिनको लगा है उन्हें होल्ड करना चाहिए। जो लेना चाहते हैं 300-325 रुपये की रेंज में ले सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका इशू प्राइस का होगा। अंडरस्टूड सर। तो चलिए, ये भी है आपके लिए लिस्टिंग की स्ट्रैटेजी। देखते हैं किस तरह का आज एक्शन आपको HP एडहेसिव्स पर आते हुए दिखेगा। आइए फिर, आज और कौन से ट्रिगर्स हैं, खबरें हैं बाजार के लिए, और साथ ही क्या ब्रोकरेजेस कुछ काम कर रही हैं, जानते हैं हमारी टीम के साथ। देवांशी, वरुण और आशीष हैं तैयार। मॉर्निंग देवांशी, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरें। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले तो गो फैशन, इस पर आज आपको नजर रखनी है, क्योंकि इस महीने हमने लगातार देखा है कि जो एंकर लॉक इन है वो खत्म होता हुआ दिखा और उसके बाद स्टॉक्स रिएक्ट करते हुए दिखे हैं। गो फैशन एंकर निवेशकों का जो 1 महीने का लॉक इन है वो आज खत्म होता हुआ दिख रहा है। जी शिपिंग बोर्ड की बैठक है, बायबैक पर विचार होता हुआ दिखेगा। इसके साथ ही सोम डिस्टिलरीज, जहां पे राइट इशू के प्राइस को तय करने के लिए आज बोर्ड की बैठक है, और साथ ही आइनॉक्स विंड, जहां पे फंड जुटाने पर आज बोर्ड ले सकती है। तो इन सब पर आज फोकस करना है। इसके साथ ही आप देखिए, वीकेंड के दरमियान जो खबर आती हुई दिखी कि अब जो बच्चों के लिए या फिर 12 से 18 साल के बच्चों के लिए एक और जो वैक्सीन है उसको मंजूरी मिल चुकी है। कोवैक्सीन है जिसको मंजूरी मिली है, लेकिन आप देखिए जो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है वो कैडिला हेल्थ केयर पर भी आता हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे भी जो वैक्सीन है वो 12 से 18 साल के लिए यूज होता है। और साथ ही हेस्टर बायोसाइंसेस, क्योंकि काफी सारे जो वैक्सीन हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग हेस्टर बायोसाइंसेस करती है। तो ये दोनों स्टॉक्स हैं जिन पर सेंटिमेंटल इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा। और आखिर में लुपिन पर आपको नजर रखनी है।
एक जेनरिक दवा है जिसको यूएस एफडीए से मंजूरी मिली है। कुल मिला के ये डायलिसिस में काम आती है दवा, और $52 मिलियन तक की जो बिक्री है वो पिछले साल ये होती हुई दिखी थी। ये लुपिन के लिए पॉजिटिव, और एक और पॉजिटिव ये है कि ये गोवा प्लांट से मैन्युफैक्चर होती हुई दिखेगी, तो ये भी एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव लुपिन के लिए आती हुई दिख रही है। ओके, तो ये है आपके लिए खबरें। आज फार्मा स्टॉक्स पर रखिए नजर, खबरें काफी आ रही हैं यहाँ पर। मॉर्निंग वरुण, बताएं आपके पास कौन सी खबरें हैं आज? गुड मॉर्निंग दीप। तो सबसे पहले एक खराब खबर, और खासकर जो होटल इंडस्ट्री है और जो अनलॉक थीम है उनके लिए खराब खबर है कि मुंबई में अब जो न्यू ईयर पार्टी है उसके ऊपर रोक लगा दी गई है, और महाराष्ट्र में धारा 144 लागू की गई है। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक धारा लगी रहेगी, और 5 से ज़्यादा लोग सार्वजनिक जगह जो है वहाँ इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। सिर्फ यही नहीं, रेस्टोरेंट्स, जिम और सिनेमा घर की जो क्षमता है वो 50% से के आसपास रहेगी। इसके अलावा विवाह समारोह में भी करीब 100 से ज़्यादा लोग नहीं रह सकते हैं। ओपन स्पेस में 250 से ज़्यादा लोग की अनुमति नहीं है। तो ये सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं, और कर्नाटका ने भी नाइट कर्फ्यू लगाया है 28 दिसंबर से 7 जनवरी के लिए। तो इन सब का इम्पैक्ट जो अनलॉक स्टॉक्स हैं उन पे देखने मिलेगा। इसके अलावा एल्यूमिनियम स्टॉक्स पे खासकर यहाँ पे आप नज़र रखिएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम पे एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है उसको 5 साल के लिए लगा दिया गया है। तो इसका इम्पैक्ट नाल्को, हिंडाल्को, वेदांता जैसे काउंटर्स पे देखने मिलेगा। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, एनसीएलटी ने एम्बेसी ग्रुप के साथ मर्जर के लिए शेयर होल्डर्स की मीटिंग करने के लिए कहा है। 12 फरवरी को बोर्ड की बैठक है, जहां पे नाम एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड और एम्बेसी 1 कमर्शियल प्रॉपर्टी डेवलपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के साथ विलय के लिए यहाँ बोर्ड विचार करेगा। और सबसे आखिरी में एफएमसीजी काउंटर्स, खासकर गोदरेज एग्रोवेट, रुचि सोया, एग्रोटेक जैसे काउंटर्स पर नजर रखेगा, क्योंकि खाद्य तेल की कीमतों में कटौती की गई है। खुदरा बिक्री मूल्य जो है उसमें करीब 8 से 13% के आसपास की कटौती की गई है। ओके, तो नजर रखेंगे इन सभी काउंटर्स पर आज खबरों के दम पर। आइए देखते हैं आज ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं एफआईआर में। बताएं आशीष, कैसा है आज का ब्रोकरेज एक्शन? गुड मॉर्निंग दीपांशु। 3 स्टॉक, 2 स्टॉक 3 रिपोर्ट्स हैं सिर्फ। आरबीएल बैंक सबसे बड़ी खबर, यहाँ पर सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट आई है। आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य है वो घटा है, 230 से घटाकर केवल 200 रुपये कर दिया। 173 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। कमेंट्री कुछ खास नहीं है, लेकिन मॉर्गन स्टैनली मान रहे कि नियर टर्म में अगर आप देखें तो इस खबर के चलते प्रेशर देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि आगे जाकर बैलेंस शीट पर भी एक इम्पैक्ट देखने को मिले, जिसके चलते अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। और इन्होंने जो लक्ष्य वो काफ़ी रिड्यूस किया है, 190 से घटाकर 170 कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 173 जो है क्लोजिंग है। और आखिरी रिपोर्ट है, ब्रोकरेज हाउस ज़्यादा काम कर नहीं रहे। मैक्वारी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दिया टाइटन पर, 3000 रुपये का लक्ष्य दिया है। करीब 2320 रुपये की जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी खबरें आज नजर रखेंगे। एंड ऑफ कोर्स आरबीएल बैंक कैसा रिएक्शन आता है उस पर भी हमारी नजर रहेगी। आइए फिर शुरुआत करते हैं आज के दिन की। हमारे सारे एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं। बिगुल पिक ऑफ द डे। हफ्ते का पहला दिन और पिक ऑफ द वीक तैयार है हमारे सारे एक्सपर्ट। बंसल जी, गुड मॉर्निंग, करिए शुभ शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द वीक होगा एचसीएल टेक। एचसीएल टेक को पहले भी हमने रिकमेंड किया था, और जिस तरीके का मार्केट है एकदम सेफ बेट लगता है, और टारगेट अचीव होने के चांसेस ज्यादा लगते हैं। 1240, 1240 का स्टॉप लॉस है, 1313, 1313 का टारगेट। एचसीएल टेक है मेरा पिक ऑफ द वीक। ओके, एचसीएल टेक है पिक ऑफ द वीक, खरीदारी करने की राय इस स्टॉक में आज बंसल जी की तरफ से। हिमांशु जी, गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पसंद का शेयर इस हफ्ते के लिए। गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी। तो अनिल जी, क्लियरली जैसे बंसल जी ने मेंशन किया कि आईटी स्टॉक और रिलेटेडली जो एचसीएल टेक या टेक महिंद्रा है, ये काफी सेफ बेट लगते हैं इस हफ्ते के लिए। लेकिन मुझे लगा कि काफी खरीदारी के आइडियाज उस सेक्टर से आएंगे, तो मैं थोड़ा सा एक दूसरे सेक्टर की तरफ पहुंचा, और मुझे लगता है फार्मा सेक्टर में भी कुछ पिक्स ऐसी हो सकती हैं जहां पर स्टॉक्स कुछ अच्छा करते हुए नजर आए। तो यहाँ पर एक कैश सेगमेंट का स्टॉक है गुफिक बायो लाइफ साइंसेज, गुफिक बायो साइंसेज माफ कीजिएगा। यहाँ पर मुझे लगता है कि एक अच्छी कंसोलिडेशन के बाद लास्ट वीक एक अच्छा सेटअप बनते हुए नजर आया है, और मुझे लगता है कि लगभग 5 से 6 महीने की कंसोलिडेशन पूरी होने के बाद ये स्टॉक अब अच्छी तेजी दिखा सकता है। तो 222 रुपए का नीचे यहाँ पर क्लोज है। मुझे लगता है यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है। इस हफ्ते के लिए 209 रुपए का एक स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा, और 250 और 270 रुपए तक के टारगेट्स गुफिक बायो में आपको आते हुए देखने को मिल सकते हैं।
ओके, तो ये है कैश मार्केट का स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय हिमांशु जी की तरफ से आती हुई गुफिक बायो में। हिमांशु जी, आरबीएल बैंक का भी चार्ट देखिए और बताइए नीचे के लिए कहां जगह है, इस स्टॉक में कितना गिर सकता है। लॉन्ग टर्म चार्ट देखिएगा क्योंकि आज जिस तरह के माहौल, जिस तरह की खबरें आ रही है और जिस तरह की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आ रही है उसको देखकर लगता है कि बड़े गैप के साथ नीचे खुलेगा और उसके बाद गिरना चाहिए। बताएं क्या टारगेट रखें, कहाँ अहम सपोर्ट लेवल है और जिन लोगों की लॉन्ग पोजीशन है उनके लिए स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? जी अनिल जी, तो अनिल जी देखिए, ऑलरेडी ये स्टॉक एक अपने आप में करेक्टिव मोड में ही था। स्टॉक लगातार लोअर हाइज और लोअर लोज के ही फॉर्मेशन बनाता नजर आया था। लेकिन जो इंपॉर्टेंट लेवल है इस स्टॉक का वो है लगभग 150 से 155 रुपए का। अगर ये स्टॉक आज की इस न्यूज के बाद या आने वाले शॉर्ट टर्म में 150 का लेवल तोड़ देता है और उसके नीचे स्टेबल होता है, शुरू होता है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक से आपको निकलना चाहिए और यहाँ पर फिलहाल के लिए खरीदारी का आइडिया जो है वो ड्रॉप करना चाहिए। लेकिन अगर ये स्टॉक 150 के ऊपर बना रहता है इस तमाम न्यूज फ्लो के बाद या नीचे खुलने के बाद, एक रिकवरी आज के सेशन में ही स्टॉक की आ जाती है और इस हफ्ते 150 रुपए के ऊपर यहाँ पर क्लोज होता है, तो मुझे लगता है कि फॉर द टाइम बिंग शायद इस स्टॉक के लिए जितनी भी बुरी खबरें हैं वो प्राइसिंग हो चुकी हैं और आपको आने वाले समय में यहाँ से ग्रेजुअल एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो 150 रुपए का एक क्रूशियल लेवल है निजी सपोर्ट के तौर पर जो मैं यहाँ पर वॉच आउट करना चाहूंगा। ओके, तो ये है आरबीएल बैंक पर राय आती है। बंसल जी, आप भी चार्ट देखिए आरबीएल बैंक, क्योंकि टॉक ऑफ द टाउन आज यही रहने वाला है, स्टॉक भी एक्शन में यही रहने वाला है। आपको क्या दिख रहा है चार्ट्स पर? अनिल जी देखिए, अनिल जी मेरे तो दिमाग में, अनिल जी मुझसे काफी लोगों ने सवाल पूछा है आपसे पूछने के लिए, तो पहले मैं अनिल जी आपसे सवाल पूछ रहा हूँ आरबीएल बैंक पर। अनिल जी, शेयर होल्डर तो अलग चीज होगी, जिन लोगों के अनिल जी बैंक में अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट है, सेविंग अकाउंट में पैसा है, उनके लिए अनिल जी कितना रिस्क है? क्योंकि देखिए एक तो आप सीए हैं प्लस इस फील्ड के हैं और अच्छे से इस रेशो को समझते हैं, तो यहाँ भी कुछ लक्ष्मी विलास बैंक जैसा या यस बैंक जैसा पैनिक एक बार को देखने को मिल सकता है। तो अनिल जी उस पर अनिल जी आपका डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए। नहीं, एक्चुअली आई थिंक आप लेट ज्वाइन हुए। मैं ऑलरेडी 8 बजे इस बात को बहुत स्ट्रांगली कह चुका हूँ, डिपॉजिट होल्डर्स को कहीं कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से आप आज लाइन लगाकर पैसा निकालने की कोशिश करें। सो कहीं बैंक उड़ने वाला नहीं, कहीं बंद होने वाला नहीं, चिंता न करें, आराम से अपने डिपॉजिट्स को होल्ड करें, निश्चिंत रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये आपके लिए भी, जिन लोगों ने हमारे ज़माने में जब रेडियो पे कमेंट्री आती थी तो जसदेव जी कमेंट्री करते थे, वो कहते थे कि जिन लोगों ने अपने ट्रांजिस्टर से जरा देरी से खोले उनके लिए हम बता दें कि भारत ने टॉस जीता है। वैसे ही जो लोग थोड़ा लेट लॉग इन हुए हैं, लेट चैनल देखना जिन लोगों ने शुरू किया है, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं 8 बजे कह चुका हूँ और अब फिर से कह देता हूँ, ऐसा कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। ऐसे कोई बैंक्स उड़ते नहीं है और स्पेशली इस साइज के बैंक्स, और आरबीआई सेंसिटाइज है इस मामले में और शायद सेंसिटिव होकर प्रोएक्टिव एक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं क्या कुछ होता है। हाँ, शेयर होल्डर्स के लिए थोड़ा मुश्किल भरा वक्त हो सकता है आज के लिए। आइए, कुणाल जी है तैयार, पिक ऑफ द वीक। कुणाल जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, खरीदारी की राय है, खरीदना है मैस्टेक पर खरीदारी की राय है। यहां पर अनिल जी एक पैटर्न बना है चार्ट पर जिसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं और इसका टारगेट कुछ 3400 रुपए का बनता है पैटर्न का। तो आज के लिए खरीदारी की राय है, यहां पर 2925 पर एक स्टॉप लॉस रखना है, तो 2925 के स्टॉप लॉस से मैस्टेक को बाय करें। पहला टारगेट होगा 3100 रुपए का, 3100 का पहला टारगेट और 3225 का इवेंचुअल टारगेट है, जिसके लिए मैस्टेक पर खरीदारी की राय। ओके, कुणाल जी की राय मैस्टेक में खरीदारी करने की राय है। जैन साहब और सिमी जी भी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, पहले सिमी जी से ले लेते हैं उनका पिक ऑफ द वीक। सिमी जी, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द वीक होगा फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस। करंट लेवल पर खरीदने का सलाह होगा, 170 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 209 का पहला टारगेट और 222 का दूसरा टारगेट के लिए एफएसएल को खरीद कर चलने का सलाह होगा। डिस्क्लोजर है, ये स्टॉक मेरा पोर्टफोलियो में है और खरीदारी करना है एफएसएल, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस। ओके, तो ये है आपके लिए फर्स्ट सोर्स। मिड कैप आईटी शेयरों पर भरोसा बरकरार, 4 में से 3 स्टॉक आईटी स्पेस से आज खरीदारी के लिहाज से आते हुए। जैन साहब, गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी एंड दीपांशु जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मैं फ्राइडे को शाम को जो वीकेंड का शो था उसमें जो स्टॉक्स दिए थे मैं उनकी अपडेट दूंगा। मैंने सेल कॉल दिया था आईआरसीटीसी में। मुझे लगता है कि वहां पे कुछ जो बहुत ज्यादा चले हुए स्टॉक्स होते हैं वहां पे एक प्ले किया जा सकता है कि जहां पे आप सेल कॉल के साथ भी मार्केट में थोड़ा सा हेज रह सकते हैं। और जो पोजिशनल कॉल के पिक पे दिया था वो था विधि स्पेशलिटी, जो कि मेरा वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स है। हर सेगमेंट में मैंने स्टॉक को
आगे पीछे दिया और गजब के मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए पिछले 4-5 सालों में। और लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे मैंने सोनाटा सॉफ्टवेयर दिया था, जो कि एक अपने आप में एक आईटी अच्छी कंपनी है। तो मैं आईटी स्टॉक्स में वैसे काफी बुलिश हूँ। पिछले 2-3 हफ्तों से मैंने काफी सारे स्टॉक्स इस सेगमेंट में हो या एसपीएल में, उस सब में मैंने रेकमेंड किया है। एंड कुणाल जी को धन्यवाद। मैस्टेक लास्ट वीक मैंने लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे एसपीएल में मैस्टेक दिया था, और अनिल जी का मेरा सबका ही फेवरेट है ये, और मुझे लगता है कि काफी चलना चाहिए स्टॉक। और इस बार मैं जो पिक ऑफ द वीक पे लाया हूँ वो है टीसीएस, जो कि काफी एक कंसोलिडेटेड स्टॉक है। जैसे टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, उन्होंने अच्छा मूव दिया, इन्फोसिस ने तो गजब का मूव दिया। टीसीएस रिजल्ट्स के बाद बहुत बड़ा करेक्शन दिया था, और अब लगता है कि एक बार वापस से जो कंसोलिडेशन, वो एक सेफ स्टॉक है जिसको लेके काम किया जा सकता है। एंड दूसरा है हेस्टर बायोसाइंसेस, जो कि मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। हेस्टर बायोसाइंसेस में एक पॉजिटिव न्यूज भी है, और फार्मा स्टॉक्स पे भी ध्यान दिया जा सकता है। तो टीसीएस, हेस्टर बायोसाइंसेस, ये मेरे पिक ऑफ द वीक। ओके तो ये है सारे स्टॉक्स जहां पर आपको रखनी है नजर। फिलहाल जो वीकेंड पर जो स्टॉक्स दिए, आईआरसीटीसी पहला स्टॉक ये है जहां पर बिकवाली करने की राय है। 850 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आईआरसीटीसी में बिकवाली करें। 820 और 810 के टारगेट के लिए ये आपके सामने आएगी। आईआरसीटीसी में बिकवाली करने की राय। दूसरा है विधि स्पेशलिटी, यहाँ खरीदारी करनी है 360 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। 430 और 450 का टारगेट है। सोनाटा सॉफ्टवेयर, यहाँ पर करनी है खरीदारी लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर, इसलिए स्टॉप लॉस नहीं है इसमें। 970 और साथ ही 990 तक के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। 838 के 840 के आसपास ये खरीदारी करने की राय है। और टीसीएस खरीदना है 3670 के आसपास। हेस्टर बायो खरीदना है 2502 के आसपास। और कोई पिक मैंने मिस तो नहीं किया ना जैन साहब? सारी कवर हो गई ना? आज कम दिया है जी। ठीक है, तो जैन साहब की तरफ से ये सारी पिक, इसको भी आप कम कह रहे हो तो फिर ज्यादा किसको कहेंगे? ओके, तो 1 2 3 4 5 पिक्स जैन साहब की तरफ से जो कि कम है। आइए बढ़ते आगे, कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन दिखेगा। जीई शिपिंग, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग। हिमांशु जी इसके चार्ट देखिए। आज बोर्ड बैठक के बायबैक पर विचार होगा। हालांकि पहले से अंदाजा था, पहले से पता है सबको कि आज की बोर्ड बैठक में तो स्टॉक में पहले कुछ रनअप आया भी है। जिनके पास है वो क्या करें, और अगर कोई फ्रेश पोजीशन बनानी है तो वो भी बताएं। जी अनिल जी हायर लेवल से स्टॉक थोड़ा सा ऑलरेडी करेक्ट हुआ है पिछले कुछ हफ्तों में, लेकिन 260-265 पर एक अच्छा लॉन्ग टर्म सपोर्ट लेवल है, जिसको टेस्ट करने के बाद स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में खरीदारी देखने को मिली है। तो मुझे लगता है जिनके पास यहाँ पर तेजी की पोजीशंस हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के नजरिए से, 280 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाएं, पोजीशन को होल्ड करें। 290 के आसपास फ्रेश खरीदारी भी की जा सकती है। और अपसाइड में मुझे लगता है कि 310 से 315 रुपए तक की अपसाइड इस न्यूज के चलते मुझे लगता है यहाँ पर 1 से 2 दिनों में आते हुए देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए जीई शिपिंग पर आए। सुमित जी हमारे साथ तैयार हैं बताने के लिए अपने पिक ऑफ द वीक। गुड मॉर्निंग सुमित जी। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द वीक के तौर पे जो स्टॉक चार्ट्स के ऊपर बढ़िया दिख रहा है वो है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज। बालकृष्णा के अंदर यहाँ से एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। स्टॉक ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर एक अच्छा मूव दिखाया था, 200 डीएमए के ऊपर क्लोज दिया है, और ये स्टॉक यहाँ से एक ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। 2200 के आसपास स्टॉक के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो है 2140-2150 का, और यहाँ से ऊपर के अंदर जो मूव देखने को मिल सकता है उसमें 2260 रुपए से लेके 2280 रुपए तक का मूव इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से बालकृष्णा इंडस्ट्रीज के अंदर देखने को मिल सकता है। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा बालकृष्णा इंडस्ट्रीज। ओके, और हम देख भी रहे थे कि फ्राइडे के सेशन में काफी एक्टिव हो रहा था बालकृष्णा, आज भी मोमेंटम में आपको आते हुए दिख सकता है। ये नजर रखेंगे इन काउंटर्स पर। आइए, ढेरों और स्टॉक्स हैं जहां पर रखनी है नजर। जैन साहब, रेस्ट्रिक्शंस दोबारा आ रही हैं, कोरोना संबंधित कैपेसिटी रेस्ट्रिक्शंस भी आ रही हैं। मुंबई में तो न्यू ईयर पार्टी पर भी रोक लग गई है। ये जो होटल, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म रिलेटेड स्टॉक्स थे, क्या सेंटिमेंटल इंपैक्ट नेगेटिव रह सकता है? क्या राय बनेगी सर? और अगर यहाँ से गिरावट आती है तो वापस खरीदारी का भी मौका होगा? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए खरीदारी का तो मौका होगा ही, और सेंटिमेंटल इंपैक्ट पड़ेगा क्योंकि ये पीक सीजन है। और हम तो देख रहे हैं किस तरीके से राजस्थान में जो होटल की रेट्स बढ़ी है, या जो इंडिया में टूरिज्म जो रिवेंज कंजम्पशन हो रहा है, गजब का कंजम्पशन है, और कहीं भी कोई जगह नहीं मिलती, और ये पीक टाइम होता है हॉलीडेज का। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि ये करेक्शन देगा, और ये सेंटिमेंटली देखिए थोड़ा तो नेगेटिव है ही। और बॉम्बे और दिल्ली जैसे और इन बड़े बड़े शहरों में अगर होता है तो एक करेक्शन जब भी आए, इस करेक्शन पे बिल्कुल खरीदने की कोशिश करें। आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस सेक्टर,
ये चलते रहेंगे छोटे मोटे, और पिछले भी जब भी ऐसा हुआ है, 2-2, 3-3 वेव्स आते हैं ऐसे, तो अब लगता है कि तीसरा आने के बाद चौथा नहीं आएगा। तो आज जो भी हम स्टॉक लेते हैं, साल 6 महीने का कम से कम नजरिया रखें। एंड ईस्ट इंडिया होटल्स, EIH एसोसिएटेड, ये सब मेरी फेवरेट लिस्ट में है। इंडियन होटल्स है, इन पे ध्यान दिया जाए। नजर रखिए, डिप ऑफ कोर्स आएगा क्योंकि सेंटिमेंटल इंपैक्ट तो नेगेटिव होने ही वाला है इन स्पेसेस के लिए, बट जैसा जैन साहब कह रहे हैं निचले स्तरों पर खरीदारी का भी मौका बन सकता है। लिकर स्टॉक्स पर भी इंपैक्ट आपको आते हुए दिख सकता है। सिमी जी, जरा यूनाइटेड ब्रूअरीज के पहले चार्ट्स देखकर बताएं क्या राय बनती है इस पर। दीपांशु, स्टॉक में मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड है, करेक्शन आ सकता है। 1550 के आसपास सपोर्ट है, वो सपोर्ट टूट गया तो हो सकता है कि 50-60 पॉइंट की फॉल इसमें देखने को मिल सकता है। पर ओवरऑल अगर मीडियम टर्म का चार्ट देखेंगे तो मुझे लगता है कि स्टॉक एक बेस बना के ऊपर जाने का भी कोशिश कर रहा है। लोअर लेवल पर मैं एक मेजर सपोर्ट देख रही हूँ 1510-1500 के आसपास। वो सपोर्ट अगर नहीं टूटता है तो लोअर लेवल्स पर खरीद कर चलने का सलाह होगा। हाँ, करंट लेवल से थोड़ा सा डाउनसाइड मैं भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ, पर 1500-1510 के आसपास सपोर्ट जो है वो होल्ड करना चाहिए। तो वो सपोर्ट अगर होल्ड करता है तो लॉन्ग टर्म के लिए वो एक अच्छा खरीदने का जगह होगा। तो बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी मेरे लिए। तो बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी रहेगी यूनाइटेड ब्रूअरीज पर देखते हैं आज कैसा इंपैक्ट आएगा। सुमित जी, जरा यूनाइटेड स्पिरिट्स पर भी एक बार अपनी राय दे दें, इस पर क्या राय बनती है? मेरे को लग रहा है कि पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉक के अंदर ओवरऑल मूव ऊपर की तरफ का देखने को मिलना चाहिए। कोई भी डिप अगर स्टॉक में आता है तो खरीदारी करें, और पोजिशनली ये स्टॉक्स के अंदर एक तेजी का ट्रेंड चल रहा है, तो पोजिशनली इन स्टॉक्स के अंदर कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करके चले, ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। ओके, ऊपर का मूव आपको देखने को मिल सकता है। देखते हैं इन काउंटर्स पर भी क्या इम्पैक्ट आएगा। इम्पैक्ट और भी काफ़ी सारे काउंटर्स पर आने वाला है क्योंकि कई सारे चीनी प्रोडक्ट्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी 5 सालों के लिए लगा दी गई है। और इसमें भी जो कुछ काउंटर्स हैं, एक सीलेंट करके है जो HP एडेसिव्स, और साथ ही आप देखेंगे पिडिलाइट पर इम्पैक्ट कर सकता है पॉजिटिवली। पिडिलाइट के चार्ट्स बंसल जी जरा इस पर अपनी राय दें। दिवांशु, पीडीलाइट का टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर तो ठीक है, एक रैली ली है स्टॉक ने, नीचे में एक सपोर्ट है 2385 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और ऊपर में एक रेजिस्टेंस है 2450। तो 2385 से लेकर 2450 के बैंड में ट्रेड कर रहा है। जिस भी डायरेक्शन में डिसाइसिव ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ले, उस डायरेक्शन में पोस्ट ब्रेकआउट ट्रेड लेने की राय होगी। ओके, तो ये है आपके लिए पिडिलाइट जिस पर आपको रखनी है नजर। आज इस पर भी एक्शन आपको बनते हुए दिख सकता है। एक्शन एल्यूमिनियम स्टॉक्स पर भी आने वाला है। हिंडाल्को, कुणाल जी इस पर अपनी राय दें क्योंकि फ्लैट रोल्ड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स पर भी ड्यूटी लगी है। देखिए दीपांशु, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, हिंडाल्को एक कंसोलिडेशन कर रहा है और मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट के लिए पूरी तरह तैयार है। 470 के ऊपर जैसे ही हिंडाल्को निकलता है, आपको एक वन वे तेजी इसमें 515 तक की देखने को मिल सकती है। तो मेरी राय में रडार पर रखना चाहिए। 470 के ऊपर ब्रेकआउट हो तो खरीदे, अन्यथा वेट एंड वॉच करने की राय। ओके, तो ये है आपके लिए राय जहां पर आपको रखनी है नज़र। और इन सभी खबरों पर आपने देखा होगा पिछले हफ्ते ही हमने आपको सबसे पहले इनके बारे में बता दिया था कि ड्यूटीज़ लग रही हैं, सिफारिश गई है, ऑलरेडी 1-2 के नोटिफिकेशंस भी आ रहे थे। तो अब कंसोलिडेटेड बेसिस पर हम देख रहे हैं कि ये सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स आज फोकस में रहने वाले हैं। बिल्कुल, और फोकस में है एक और स्टॉक। जी, कौन सा? वागले साहब बताएंगे। हाँ, जानते हैं। वागले साहब, गुड मॉर्निंग, बताएं सर। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा स्टॉक ऑफ द वीक होगा FSL, जो मुझे लास्ट वीक भी अच्छा लग रहा था। लास्ट वीक इसने आउट परफॉर्म किया। मुझे लगता है ये मूव अगले एक हफ्ते तक चलनी चाहिए। 183 का बंद है, 178 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, और मुझे लगता है एक हफ्ते में ये 200-201 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो आपकी एक 5 रुपए की रिस्क होगी, 18 से 20 रुपए का रिवॉर्ड होगा। और मैं एक डिस्क्लोजर देना चाहता हूँ कि मेरी पर्सनली ये स्टॉक में कोई पोजीशन नहीं है, हमारे क्लाइंट्स की हो सकती है क्योंकि हमने लास्ट वीक ही ये स्टॉक आइडेंटिफाई किया है। और मेरी पर्सनल पोजीशंस निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शंस और फ्यूचर्स में होती है टाइम टू टाइम। ये मैं डिस्क्लोजर देना चाहता हूँ। थैंक यू। बात है, निफ्टी बैंक निफ्टी में तो हो ही सकती है, कोई डाउट ही नहीं है। स्टॉक में क्लाइंट्स की हो सकती है। और आप ही के साथ सिमी जी ने भी फर्स्ट सोर्स आज ही रिकमेंड किया इस हफ्ते के लिए। तो वागले साहब और सिमी जी के विचार और पिक्स दोनों ही बिल्कुल मिलते जुलते आपको नजर आएंगे। कल ही हम बात करते हैं SBSB
तो वागले साहब ने कहा SBS भी मत कीजिए, SW भी होता है, सुमित बगड़िया और सिमी भौमिकी नहीं होता है, संदीप वागले भी होता है। वागले साहब विचार मिल गए आपके सिमी जी के साथ में? थैंक यू जी। हाँ, तो चलिए ये है आपके लिए स्टॉक जो एक्शन में रह सकता है। सारे मिड कैप IT शेयर एक्शन में आते दिख रहे हैं, कुछ हद तक फार्मा शेयर भी एक्शन में आ सकते हैं, तो फार्मा शेयरों पर भी आज नज़र रखेंगे। लेट्स सी क्या कुछ आज के सेशन में होता है। एक और स्टॉक है जिस पर नज़र डालनी है और वो है इंडियाबुल्स रियल एस्टेट। जैन साहब आपके रडार पर है, क्योंकि अब प्रोमोटर्स बदलने के साथ नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यहाँ पर अब खबर ये आ रही है कि NCLT ने कहा कि आप शेयर होल्डर्स की अप्रूवल ले लीजिए और उसके बाद में नाम बदल दिया जाएगा। इंडियाबुल्स रियल एस्टेट बताएं सर। नहीं, बिल्कुल है रडार पे, और अब जो मेरा पहले नेगेटिव ओपिनियन रहता था स्टॉक के लिए वो चेंज हो गया। भले वो इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस हो या इंडियाबुल्स रियल एस्टेट हो, एंड पर्टिकुलरली रियल एस्टेट में मैं काफी बुलिश हूँ। और अब जो एम्बेसी के साथ जो हो रहा है, और एम्बेसी इज लाइक, देखिए REIT का सबसे पहला REIT ये कंपनी लेके आई थी और बहुत बड़ी ग्रुप है बैंगलोर के, तो आई एम क्वाइट बुलिश ऑन द स्टॉक। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक जिन लेवल्स पे है अच्छा खासा करेक्ट भी हो चुका है, 130-40 का लेवल होगा जो कि एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम करेगा। एंड मेरे हिसाब से जो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं वो बिल्कुल करें। और जो ट्रेडर्स है, देखिए इंडियाबुल्स रियल एस्टेट, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ये तो हमारे वागले जी का डोमेन का स्टॉक है और जबरदस्त तरीके से उन्होंने हरदम पैसा बनवाया है। और इस बार मैं सुन रहा हूँ आपसे भी, सेठी साहब से भी, सबसे मैं इनफैक्ट ये दोनों स्टॉक्स के बारे में काफी जिक्र सुना हूँ। तो मैं इसीलिए अब मेरी भी स्टडी इसमें थोड़ी सी और गहरी किया और पढ़ा, तो मुझे इंडियाबुल्स रियल एस्टेट पे भरोसा है। एंड आई फील दैट कि जो भी रियल एस्टेट में जो तेजी बन रही है उन सबको अच्छा खासा इन कैश ये स्टॉक करेगा। तो इंडियाबुल्स रियल एस्टेट अच्छा करना चाहिए। थोड़ा रिसेंटली इसमें करेक्शन भी आया है, बट जैन साहब का भरोसा भी है इस पर, और अनिल जी ने तो कई बार कहा है 250-250 के तो टारगेट्स आपको आसानी से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आते हुए दिख सकते हैं। चार्ट्स पर भी एक बार राय ले ली जाए सुमित जी से। सुमित जी, चार्ट्स क्या कहती है इंडियाबुल्स रियल एस्टेट सर? दीपांशु, मेरे को लग रहा है कि ये स्टॉक के अंदर एक तो पोजीशंस होल्ड करके चलें, कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें। स्टॉक के अंदर यहाँ से टेक्निकल जो ऊपर में रेजिस्टेंस बन रहा है 165-170 रुपए का बन रहा है, ये लेवल निकलने के बाद IB रियल एस्टेट के अंदर यहाँ से मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 185 मीडियम टर्म के टारगेट होंगे और पोजिशनली 200 रुपए तक के लेवल IB रियल एस्टेट आने वाले समय में दिखा सकता है। तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें और कोई भी डिप अगर आता है तो इसमें खरीदारी करें। एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड करें, डिप पर करें खरीदारी। इंडियाबुल्स रियल एस्टेट ये भी एक काउंटर है जो फोकस में रहने वाला है। ऐसे कई और स्टॉक्स हैं जिस पर करनी है चर्चा, और ऑफ कोर्स बाजार खुलने के लिए भी हो रहे हैं तैयार, प्री ओपन सेशन। उससे पहले आइए एक बार हेडलाइंस देख लेते हैं और शुरुआत करते हैं शेयर बाजार लाइव की।